हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम कोई भी हो, ये टॉपिक पूछा ज़रूर जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सभी अलंकार कवर किए हैं जो आजकल की परीक्षाओं में ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। आपको तो पता है कि अब यमक, श्लेष ये सब अलंकार इजी वाले नहीं पूछे जाते, अब थोड़ा कठिन यानी लेवल थोड़ा अप करके पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा अलंकार के बारे में जान लेते हैं। अलंकार अलम प्लस कार से मिलकर बना है, जिसमें अलंग का अर्थ हुआ अलंकृत यानी सजाना, कार का अर्थ हुआ करने वाला, अलंकृत करने वाला यानी सजाने वाला। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसकी किसकी? काव्य की सुंदरता को बढ़ाए। अलंकार के दो भेद हैं, ध्यान रखिएगा, दो ही भेद हैं। अगर आपसे 3 दिया जाए तो 3 गलत होगा, 3 नहीं। इसके मुख्य 2 भेद हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वह है शब्दालंकार। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वह है अर्थालंकार। जब आपसे इस तरह पूछा जाए, देखिए एक पॉइंट देखिए, आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है। जब आपसे ये आचार्य भोज का नाम देकर पूछा जाए तभी आप तीसरा भेद लगाइएगा, नहीं तो अलंकार के 2 ही भेद हैं। तो चलिए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहले हम जानेंगे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 5 भेद हैं, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्दालंकार के कम भेद हैं तो ये पूछा जाता है कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। ये 5 भेद जो हैं वह शब्दालंकार के हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है अनुप्रास अलंकार। अब आप सोच रहे होंगे अनुप्रास अलंकार, तो अब ये वाला इजी वाला अनुप्रास अलंकार नहीं पूछा जाता, अब अनुप्रास अलंकार के भेद पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी भेद के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा अनुप्रास अलंकार के बारे में जान लेते हैं। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ पर ता ता वर्ण की आवृत्ति जो बार बार हुई है, यह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? इसके भी 5 भेद हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, अलंकार का एक सामान्य अर्थ ले लीजिए, आभूषण। तो आभूषण कौन पहनता है? मनुष्य पहनता है। तो आभूषण मनुष्य पहनता है, तो मनुष्य हुआ अलंकार। मनुष्य के कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। तो अलंकार के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए। इस तरह ध्यान रखिए, जिसमें एक है शब्दालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद हैं। तो मनुष्य के हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। तो अनुप्रास, उसमें से एक अनुप्रास है, उसके भी 5 भेद हैं। इस तरह आप अपने आप से ट्रिक बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कहानी की तरह समझिए। चलिए अब इन भेदों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। देखिए, पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास, इसकी क्या परिभाषा है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। क्या है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। इसमें जो मेन पॉइंट है उसे ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रहीमन रहीला की भली। अब यहाँ पर ये जो रही रही है, ये एक बार आया है ना, इस तरह ध्यान रखिएगा, एक ही बार आना चाहिए। अगला देखिए, बंदव गुरुपद पदुम परागा। अब यहाँ पर ये जो पद है ये 2 बार आया है। यहाँ पर पा एक बार और आया है, लेकिन ये नहीं गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार ही मानी जाएगी। अगर यहाँ पर दा भी आ गया होता तो फिर ये दूसरे अनुप्रास अलंकार में चला जाता, इसमें नहीं रहता। जैसे यहाँ पर सिर्फ पा अकेले है,
अगर इसके साथ दा भी आ गया तो ये अलग हो जाता, इसलिए यहाँ एक ही बार आया है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए वृत्त्यानुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। वृत्त का मतलब ही क्या होता है? पूरा गोला। तो इस तरह ध्यान रखिए वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी एक से अधिक बार हो रही है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन, किलकत है। यहाँ पर सभी में का वर्ण आया है ना, तो क्या है यहाँ पर? एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो का वर्ण की आवृत्ति अधिक बार है। तो इस तरह इसके शब्द से भी ध्यान रख सकते हैं। वृत्त्यानुप्रास यानी वृत्त, वृत्त पूरा गोल होता है तो उसमें बहुत सारे हो गए, इस तरह ध्यान रखिएगा। छेकानुप्रास में क्या था? एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी। वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होगी, यानी एक से अधिक बार होगी। अगला देखिए, अगला है लाटानुप्रास। ये जो लाटा शब्द है ये गुजराती भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए। क्या है? एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए। अभी तक ऊपर जो हमने दो देखी है वहाँ पर वर्ण था, यहाँ पर क्या है? वाक्य ही है, दो या दो से अधिक बार आए। जैसे देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब इसका आप लोग अर्थ भी समझ सकते हैं। पूत कपूत यानी जो पुत्र है वो खराब है तो क्यों धन संचय करें, धन इकट्ठा करें। और दूसरी वाली लाइन का अर्थ है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, जब पुत्र अच्छा ही है तो किस लिए धन इकट्ठा करें। इस तरह इसमें एक पॉइंट यह भी रहता है कि एक वाक्य दो या दो से अधिक बार तो आए, लेकिन उसका अर्थ अलग होना चाहिए। जैसे पहली वाली लाइन का अर्थ अलग है और दूसरी वाली लाइन का अर्थ अलग है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पर शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। क्या दिया है? शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, ये है श्रुत्यानुप्रास। जैसे देखिए, कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजीजात। यहाँ पर सभी शब्दों का अंतिम वर्ण ता है ना, देखिए ता सभी में आया है, तो अंतिम वर्ण समान है, तो ये कौन सा है? ये श्रुत्यानुप्रास है। अगला देखिए, अगला है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या है? जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। अभी तक क्या था? शब्दों का अंतिम वर्ण समान। श्रुत्या वाले में यही था कि शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। यहाँ पर क्या है? पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण समान है ना, आग नाग, यानी ये वाला अनुप्रास ऐसे समझ लीजिए जिसमें तुक मिल रहा हो दोनों पंक्ति में, तो यहाँ पर तुक मिल रहा है ना। इस तरह तो आप समझेंगे तो कविता में जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं सभी में तुक मिल रहा है, तो सभी में अंत्यानुप्रास होगा, बिल्कुल होगा। अलंकार की एक खास बात यह भी है कि एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कोई इक दास तुम्हारा। यहाँ पर देखिए रा वाला मिल रहा है ना तुकांत, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान होगा तो अंत्यानुप्रास होगा। अगला देखिए, अगला है, अब देखिए अनुप्रास के भेदों को मैंने कैसे 5 लाइन में समझाया है। आप सिर्फ यही 5 लाइन याद कर लीजिए, आपको बहुत आसानी रहेगी एग्ज़ाम के समय में। देखिए, छेकानुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। वृत्त्यानुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। लाटानुप्रास एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। श्रुत्यानुप्रास जहाँ शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। अंत्यानुप्रास जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। तो इस स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने अनुप्रास अलंकार के भेदों को सिर्फ 5 लाइन में समझा दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अलंकार देखते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ देखिए, वक्र प्लस उक्ति बराबर टेढ़ा कथन,
यानी वक्र का मतलब क्या है? टेढ़ा। उक्ति का मतलब कथन। टेढ़ा कथन यानी व्यंग। व्यंग जो होता है वह टेढ़ा कथन होता है। जहाँ किसी बात को व्यंग के माध्यम से कहा जाए वहाँ होगा वक्रोक्ति अलंकार। यानी जो पंक्ति कही जा रही है वह कहने और समझने में अलग अलग अर्थ दे रही है, तो यही है व्यंग। व्यंग का मतलब क्या हुआ? वक्रोक्ति अलंकार। अलंकार की भाषा में इसे वक्रोक्ति बोलेंगे। वक्र प्लस उक्ति यानी टेढ़ा कथन। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। कौन हो इत आए कहाँ। यह पंक्ति राधा जी और कृष्ण जी के बीच की है। देखिए क्या कह रहे हैं, कौन हो इत आए कहाँ। यह राधा जी कह रही हैं कृष्ण जी से कि कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तो कृष्ण जी ने कहा घनश्याम। घनश्याम का मतलब क्या होता है? काला बादल भी होता है एक अर्थ ना, तो अर्थ भी इसका ध्यान रखिए। तो फिर राधा जी कहती हैं तो कितहूँ बरसो। तो घनश्याम हो यानी काले बादल हो तो कहीं जाकर बरसो। फिर कृष्ण जी क्या कहते हैं? नहीं सखी मनमोहन। कहते हैं कि नहीं सखी मैं मनमोहन हूँ। तो राधा जी कहती हैं तो क्यों पकड़त पाँव, यानी मन को मोहने वाले हो तो क्यों पाँव पकड़ रहे हो। इस तरह यहाँ पर व्यंग है ना, राधा जी कृष्ण जी के ऊपर व्यंग कर रही हैं। इस तरह ध्यान रखिएगा, जहाँ पर व्यंग के माध्यम से बात कही जाए वही है वक्रोक्ति अलंकार। एक और देखिए उदाहरण, गिरजे तुम आज भिक्षु कहाँ। यह जो है यह पार्वती जी और लक्ष्मी जी के बीच का संवाद है। पार्वती जी से लक्ष्मी जी कहती हैं गिरजे तुम आज भिक्षु कहाँ, यानी गिरजा तुम्हारे पति कहाँ हैं। शंकर जी को वो भिक्षु कह रही हैं। तो पार्वती जी कह रही हैं जाई लख्यो बलराज के द्वारे। जब विष्णु जी राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गए थे ना, जब उन्होंने 3 पग में तीनों लोक को मांग लिया था, उसी बारे में कह रही हैं जाय लख्यो बलराज के द्वारे। यानी विष्णु जी वहाँ गए थे तो जाइए देखिए बलराज के द्वारे पर होंगे। इस तरह इसका अर्थ है। ये भी व्यंग के माध्यम से बात कही जा रही है। अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो आपको अलंकार पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा मानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया अलंकार की आत्मा कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। इस तरह ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार है? अलंकार के प्रणेता आचार्य भामा के अनुसार। अगला देखिए, अगला है फ्रेंड्स, ये जो अलंकार हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, पूछे जाते रहते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। थोड़े डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं लेकिन पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। पुनरोक्ति अलंकार ये आसान है, देखिए कैसे। जहाँ पर कोई शब्द लगातार आए और उसका अर्थ एक ही हो वहाँ पुनरोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बार बार पद लागो, तो यहाँ पर एक शब्द लगातार आया है और उसका अर्थ एक ही है, बार बार पद लागो यानी बार बार पैर छू रहा हूँ। पुनि पुनि कपि हूँ चितौ सुर त्राता, यहाँ भी पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब शुद्ध हिंदी में लिख दिया गया है ना, पुनि पुनि का मतलब भी होता है बार बार, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार जो है अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। किसके अंतर्गत आता है? अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, जहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य नहीं पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसका मेन पॉइंट क्या है? कारण के होते हुए भी कार्य का होना नहीं पाया जाएगा। पहली बात तो आप इसकी ये परिभाषा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो मैं 3-4 अलंकार बताने जा रही हूँ इनकी परिभाषाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में सीधे परिभाषा ही पूछ ली जाती है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे जल बीच मीन प्यासी। यहाँ पर क्या कहा गया है? कारण के होते हुए भी कार्य नहीं पाया जाएगा,
तो एग्जाम्पल देखिए, जल बीच मीन प्यासी। जल के बीच मीन यानी मछली है, लेकिन वह प्यासी है। तो यहाँ पर जल जो है वह कारण है, और मीन का काम यानी मछली का काम क्या है? प्यास बुझाना। लेकिन वह जल के बीच भी रहकर प्यास नहीं बुझा पा रही है, तो यही है कारण के होते हुए भी कार्य का नहीं पाया जाना। तो यहाँ पर कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हुआ। दूसरा देखिए, मेरे दो दो नैन बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। इसका मतलब है नैनों से जल की वर्षा तो हो रही है, लेकिन तब भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। यही है विशेषोक्ति अलंकार। अगला देखिए, अगला है विभावना अलंकार। ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा इन सबको। जहाँ पर कारण नहीं है पर कार्य का होना पाया जाए। विशेषोक्ति में क्या था? कारण है पर कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है? कारण नहीं है पर कार्य का होना पाया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए, बिनु पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये एग्जाम्पल इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इससे प्रश्न बनता है तो यही एग्जाम्पल एज इट इज़ पूछा जाता है। इसका अर्थ देखिए, बिनु पग चले, बिना पैर के चलना, सुनय बिन काना, बिना कान के सुनना। तो कान है नहीं, सुन कैसे रहा है? यानी जो हमारा कारण है कान, वह तो है नहीं, तो काम कैसे हो रहा है सुनने का? होगा नहीं होगा। पैर तो है नहीं, तो चल कैसे रहा है? यही हुआ ना, जो हमारा कारण है पैर, वह तो है नहीं, तो कार्य कैसे होगा चलने का? अगला देखिए, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना कर्म के कैसे अनेक प्रकार के जो है फल की इच्छा कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है संदेह अलंकार। जहाँ पर सादृश्यता के कारण उपमेय और उपमान में कोई भेद ना किया जा सके। सादृश्यता का मतलब रंग, रूप, आकार, किसी गुण के आधार पर कोई भेद ना किया जा सके, वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। संदेह में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संदेह सदैव बना रहता है। अभी यह आपको आगे अगले अलंकार में समझ में आएगा क्यों यह इम्पॉर्टेंट है। संदेह हमेशा बना रहता है। देखिए कैसे, यह मुख है या चंद्र, यह मुख है या चंद्र। अब यह आपको संदेह हो गया कि यह मुख है या चंद्र है। अब यह आपका संदेह टूटेगा नहीं। अगला एग्जाम्पल देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अब इसमें क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि साड़ी के बीच नारी है यानी स्त्री है, या नारी के बीच साड़ी है? तो यही है संदेह अलंकार। अगला देखिए, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान को इस तरह ध्यान रखिए, यह भ्रम से संबंधित है। परिभाषा देखिए, जहाँ पर भ्रम के कारण एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह जो भ्रांति यानी भ्रम है, यह टूट जाता है, और संदेह टूटता नहीं है, संदेह बना रहता है अंत तक। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा था कि यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों में यही अंतर है। संदेह अंत तक बना रहता है और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम जो है वह टूट जाता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से एक समझिए। जैसे कोई रस्सी है जिसे आपने सांप समझकर पकड़ लिया। जब आपने सांप समझकर पकड़ लिया तो आपका भ्रम टूट गया, तो यह हो गया भ्रांतिमान। अगर आपने उसी रस्सी को देखा, आप सोच रहे हैं कि यह रस्सी है या सांप है, आप यही सोचते रह जाएंगे, तो वह है संदेह, यानी वह आपका टूटेगा नहीं। आपके दिमाग में वह बात चलती रहेगी कि वह रस्सी थी या सांप था। अगर आपने उसे छू करके पता कर लिया होता कि वह रस्सी है या सांप, तो हो जाता भ्रांतिमान अलंकार। इस तरह ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ओस बिंदु चुन रही हंसनी मोती उनको जान। यहाँ पर क्या है? ओस जो है उसको हंसनी जो है चुन रही है। क्यों चुन रही है? मोती जानकर चुन रही है। जब मोती जानकर वह चुन रही है, चुनने लगी, तो उसे पता चल गया ना यह ओस है, मोती नहीं है, यानी उसका भ्रम टूट गया। काली बलखाती
चोटी को देख भ्रम होता नागिन का। अब आप चोटी को देख रहे हैं तो आपको नागिन का भ्रम हो रहा है, लेकिन आप उसे पकड़ लेंगे तो आपका भ्रम टूट जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास? यानी इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।